गरीबी से संबंधित ये हमारा तीसरा वीडियो है दोस्तों। इसमें हम गरीबी के दुष्चक्र, उसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, वो पॉवर्टी क्या है उसको देखेंगे। तो इसमें गरीबी के दुष्चक्र में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गरीबी का दुष्चक्र होता क्या है। देखिए दोस्तों, कुछ अपवाद को अगर छोड़ दें तो दक्षिण अफ्रीका, मतलब कि जो अफ्रीका का दक्षिण वाला भाग है, साउथ अफ्रीकन वाला भाग है, वेस्टर्न अफ्रीका, कैरिबियाई देश, भारत का जो पूर्वोत्तर है, पहाड़ी राज्य है, जो 50 साल पहले भी गरीब थे और आज भी गरीब बने हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि कोई अगर एक बार गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है तो उससे निकल नहीं पाता है। बार बार गरीबी उसको वहीं पे लाके खड़ी कर देती है। इसी को हम गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। एक बार उस दुष्चक्र में फंस जाना, एक बार गरीबी के चक्र में फंस जाना और फिर पूरी लाइफ नहीं निकल पाना, चाहे वो क्षेत्र ना निकल पाता, चाहे व्यक्ति ना निकल पाता हो, या तो कोई बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हो, जाति हो, धर्म हो, या मतलब कि कोई भी लिंग हो, उस गरीबी के दुष्चक्र में अगर फंस जाता है, समाज का कोई भी वर्ग हो, समाज का कोई भी एरिया हो, मतलब भौगोलिक रूप से भी हो, एक बार उस गरीबी के चक्र में फंस जाता है तो उससे निकल नहीं पाता है। जैसे बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये सब राज्य आज तक भी गरीबी से निकल नहीं पाए हैं क्योंकि ये गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इस तरीके के जो राज्य हैं वो गरीबी के दुष्चक्र से निकल आए हैं। उसकी वजह से वो वहाँ पे गरीबी कम देखने को मिलती है। तो हम समझेंगे कि गरीबी का दुष्चक्र होता क्या है। देखिए, पॉवर्टी ज़्यादा क्यों होती है, गरीबी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब कि बेरोज़गारी होती है। बेरोज़गारी के चलते गरीबी बढ़ रहती है। गरीबी, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, वो क्यों होती है? बेरोज़गारी होती है लो पर कैपिटा इनकम, मतलब कि जो व्यक्ति की आय है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट से लो पर कैपिटा इनकम हो जाती है। और जब लो पर कैपिटा इनकम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होता है। कम होता है, या तो ऐसे कह सकते हैं कि आदमी गरीब होगा तो उसके पास रोज़गार नहीं होंगे, रोज़गार नहीं होंगे तो उसके पास इनकम कम होगी, इनकम कम होती है इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो लो प्रोडक्टिविटी होगी, और लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और लो इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉवर्टी फिर आ जाएगी। तो ये एक दुष्चक्र है जिससे समाज निकल नहीं पाता और गरीबी में बना रहता है। अगर गरीबी को ख़त्म करना है तो ये जो चक्र है इसको कहीं पे भी, इसकी जो चेन है उसको कहीं पे भी तोड़ दीजिए। ये चाहे तो रोज़गार बढ़ा दीजिए। अगर आप रोज़गार बढ़ाएंगे तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और पॉवर्टी के दुष्चक्र से हम निकल पाएंगे। चाहे तो लो पर कैपिटा इनकम है इसको बढ़ा दीजिए किसी तरीके से, चाहे सरकार करे, सरकार की ऐसी पॉलिसी हो जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाए, तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। समाजवादी दृष्टिकोण क्या कहता है गरीबी का? कि जो आय का वितरण हो वो समान रूप से हो। पूंजीवादी दृष्टिकोण क्या कहता है? आय का सृजन होना चाहिए। तो चाहे जो कहते हो, लेकिन ये जो चक्र है, जब तक ये चक्र की जितनी भी चेन है वो चेन टूटेगी नहीं, गरीबी के दुष्चक्र में फंसा ही रहेगा वो समाज, वो भौगोलिक एरिया। तो इन सब की वजह से होता क्या है दोस्तों? इनकम इनइक्वलिटी दुनिया भर में बढ़ती है। आर्थिक असमानता, पैसों की असमानता, संपत्ति की असमानता, सुविधाओं की असमानता मतलब कि ज़्यादा होती है, और जिससे एक समाज पूरी तरीके से गरीब होता चला जाता है, गैप बढ़ता चला जाता है। अमीरी के गरीबी का गैप बढ़ता चला जाता है। एक बार जो अमीर हो गया वो इस साइकिल को मेंटेन कर, मतलब इस साइकिल की उल्टा जो साइकिल है उसको मेंटेन कर ले जाता है और वो अमीर हो जाता है, और गरीब जो होता है इस साइकिल को मेंटेन नहीं कर पाता, मतलब इसी साइकिल के दुष्चक्र में फंसा रहता है, जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब बना रहता है। ग्लोबलाइजेशन के बाद 1991 के बाद ये जो इनकम डिस्पैरिटी है लोगों के बीच में, आर्थिक असमानता, वो और ज़्यादा बढ़ी है। अमीर लोग और अमीर होते गए, गरीब लोग और गरीब होते गए, और गरीब जो है इस दुष्चक्र में, जो गरीबी के दुष्चक्र में फंसता चला गया। तो गरीबी का दुष्चक्र क्या है दोस्तों? गरीबी का दुष्चक्र के चलते अत्यधिक मात्रा में आय असमानता देखने को मिल रही है, जिसको वर्तमान संदर्भ में मतलब बहुआयामी स्वरूप कहा जा सकता है। तो बहुआयामी स्वरूप का क्या मतलब है? कि वही जो हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के रूप में इसको देखेंगे, जो यूएन जारी करता है, और उसी के तर्ज पर हमारा जो नीति आयोग है वो NMPI, मतलब कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। उसके विषय में देखेंगे कि गरीबी के जो हम मापते हैं तो गरीबी को किन किन आधार पे मापा जाना चाहिए। उसमें एक से ज़्यादा आयाम होते हैं गरीबी को मापने के। तो हमने गरीबी का दुष्चक्र देख लिया कि कोई भी समाज हो, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, इस तरीके के जो राज्य हैं वो अभी तक गरीब क्यों बने हुए हैं, और जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, इनमें गरीबी का स्तर कम क्यों हो गया है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। ना वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, ना वहाँ पर
पर कैपिटा इनकम है, ना इन्वेस्टमेंट है, मतलब निवेश नहीं है, उत्पादकता नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। इस वजह से इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। और जहाँ पे जो स्टेट आगे बढ़ रहे, दुनिया आगे बढ़ रही, वो इन्हीं सब के सारे की वजह से आगे बढ़ रही, इनको मतलब कि इन सब चेन को तोड़ के आगे बढ़ रही। तो हमने गरीबी का दुष्चक्र देख लिया। आप अपने आंसर में इस फ्लो चार्ट को, गरीबी के दुष्चक्र को खूब यूज़ करिए, इसमें खूब सारे नंबर मिलेंगे आपको हमेशा, मतलब कि ऐड आपका 1-2 नंबर दूसरों की तुलना में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हम देख लेते हैं गरीबी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। तो गरीबी का जो पहला प्रकार है, मोटे तौर पे गरीबी को जो बांटते हैं लोग दोस्तों, एक तो ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी में बांटते हैं और एक रिलेटिव पॉवर्टी में बांटते हैं। लेकिन हम लोग इसको और ढंग में बांट के देखेंगे, जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट है मोटे मोटे, अभी सब किताबी बातें यही चल रही हैं। तो पहला जो गरीबी की हम देखते हैं वो है सामाजिक गरीबी। सामाजिक गरीबी का क्या मतलब है दोस्तों, कि आदमी को कुछ विशेष समुदाय में पैदा लेने की वजह से वो गरीबी, मतलब कि गरीब रह जाता है। मान लो कि कोई किसी जाति के चलते गरीब है, जाति अपने विशिष्ट काम के चलते गरीब है, कोई बीमारी के चलते गरीब है, लिंग के चलते गरीब है, रेस के चलते गरीब है। तो जैसे समलैंगिक लोग हैं वो इसके अपने लैंगिक रुझान के चलते गरीब है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये गरीबी का प्रकार हमको ये बताता है कि भारत का वो जो समुदाय है वो अपनी जाति के चलते गरीब है। जाति के चलते गरीब का मतलब है कि जो जाति व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, उसमें जो लोग अपने विरासत में उनको गरीबी मिल जाती है। जैसे जुलाहा है तो जुलाहे का काम करेगा, वो गरीबी से ऊपर से उठ नहीं पाता। धोबी है, धोबी का काम करेगा। नाई है, नाई का काम करेगा। तो इसकी वजह से, जाति निर्योग्यता की वजह से वो हाशिए पे हमेशा चला जाता है। ये जाति व्यवस्था सिर्फ हिंदुओं में नहीं है दोस्तों, मुसलमानों में है, मुसलमानों में भी है। इसी तरीके से अगर कोई निम्न कास्ट का आदमी है, वो अगर होटल खोल ले तो लोग उसके यहाँ खाना खाने नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से जो गरीबी बनी रहती है। महिलाएं हैं, महिलाओं को रात में नाइट शिफ्ट काम करने की इजाज़त नहीं होती, समान वेतन नहीं दिया जाता। उसी काम के लिए 400 पुरुष को, महिलाओं को 250 रुपये दे दिए जाते हैं। HIV एड्स, लेप्रोसी, इन सबसे ग्रसित कोई आदमी है तो उसको सामाजिक भेदभाव का शिकार हो जाता है और किसी जगह पे काम ढंग से कर नहीं पाता है। इसकी वजह से वो समाज के हाशिए में चलता जाता है और एक सामाजिक गरीबी का शिकार हो जाता है। रेस के चलते एक खास तरीके के लोगों को, लोग जैसे दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए पूर्वाग्रह है, जिसकी वजह से उनको जॉब पे या किसी भी चीज़ पे रखने से लोग मतलब कतराते हैं अपने यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों की वजह से, जाति व्यवस्था की वजह से, बीमारी से, लिंग से, रेस से, इन सब वजह से जो मतलब कि गरीबी देखने को मिलती है उसको हम सामाजिक गरीबी कहते हैं। तो समाज का वह समुदाय जो अपनी जाति के चलते, जातिगत निर्योग्यता के चलते हाशिए पर चला गया है, वो या निर्धन हो गया, ऐसी गरीबी को सामाजिक गरीबी कहते हैं। अम्बेडकर सबसे ज़्यादा अगर किसी गरीबी को समाप्त करने की वकालत करते थे, आर्थिक गरीबी को तो करते ही करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कहते थे कि सब ख़त्म करना है तो इस सामाजिक गरीबी को ख़त्म करें। सामाजिक गरीबी एक तरीके की एक मानसिक गरीबी है जो कभी दूर नहीं हो पाती है। अर्थशास्त्री जितने भी इस पे बात नहीं करते, इस पे बात होनी चाहिए। अम्बेडकर बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका तर्क ये था कि सबसे पहले तो इस गरीबी को दूर किया जाए। एक ये मानसिक गुलामी है, अगर इससे आदमी उभर नहीं पाता है तो वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसा ही रहता है। तो हमने एक सामाजिक गरीबी को देख लिया। अब देखते हैं मानवीय गरीबी। दूसरा है मानवीय गरीबी। मानवीय गरीबी में हम ये देखते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव है, अगर मतलब ना तो शिक्षा है ना तो स्वास्थ्य है, इन चीज़ों का अभाव है, तो वो कैटेगरी जो होगी वो मानवीय गरीबी की कैटेगरी होगी। इसकी वजह से जो जीवन स्तर भी होता है दोस्तों, जीवन स्तर वो भी लो हो जाता है। अगर आपका जीवन स्तर बेहतर हो रहा तो किन वजहों से हो रहा, शिक्षा से हो रहा, स्वास्थ्य से हो रहा, तो अगर इनका अभाव है तो वो मानवीय गरीबी के मतलब के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लो कि ये जो गरीबी है वो ऊंची जाति, नीचे जाति, हर तरीके के लोगों में हो सकती है। तो इसी को आधार बना के जो मतलब आरक्षण दिया गया है EWS, वो इसी को आधार बना के दिया गया, मानवीय गरीबी के चलते दिया गया कि शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जीवन स्तर की जो गरीबी है वो सब जातियों में है। वो जो ऊंची जातियां हैं वो सामाजिक गरीबी को उन्होंने नहीं झेला, लेकिन प्रतियोगिता के चलते बहुत पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो इसकी वजह से उनको मानवीय गरीबी के अंतर्गत रखा जाए और उनको आरक्षण जैसे प्रावधान दिए जाए। तो इसी मानवीय गरीबी को दिमाग में रख के EWS का आरक्षण दिया गया। अगला देखते हैं इनकम पॉवर्टी, आय की गरीबी। आय की गरीबी क्या नापती है? यह केवल गरीबी को केवल मौद्रिक आधार पर मूल्यांकन करती है। गरीबी का मौद्रिक आधार पर मूल्यांकन का क्या मतलब है दोस्तों? आय की एक लाइन बना दी गई कि $2 से अगर नीचे है, $2 से अगर ऊपर है, $20 से नीचे है तो वो गरीब नहीं है। इस तरह की कुछ बातें कि एक मतलब कि ये सब चीज़ का पैमाना, गरीबी का पैमाना केवल इनकम और पैसा हो। तो ये विदेशों में क्या है, बहुत तरीके की निर्योग्यताएं नहीं हैं जो हमारे यहाँ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर,
मतलब कि रेस के आधार पर इस तरीके की नियोक्ताएँ हैं, ऊँची जाति छोटी जाति, इस तरह की नियोक्ताएँ विदेशों में नहीं है। तो विदेशों में ये कॉन्सेप्ट सब बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं कि वहाँ जो गरीबी है वो इनकम पॉवर्टी है, आय की आधारित गरीबी है। और गरीबी को मापना है तो सिर्फ पैसे को मापो कि एक स्तर से अगर कोई इसके पास इससे कम पैसा है तो वो गरीब है, इससे ज़्यादा पैसा है तो गरीब नहीं है। भारत में जो होगा, भारत में सिर्फ इसको मापा नहीं जा सकता। भारत में मानवीय गरीबी को, सामाजिक गरीबी को, इनकम पॉवर्टी सबको मतलब कि कंबाइंड रूप से देखा जाना है। पूंजीवादी दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण सबको ध्यान में रख के ही गरीबी का आकलन या गरीबी का मापन किया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो कि अगर इनकम पॉवर्टी, जैसे मान लो हमारे यहाँ मैनुअल स्क्वेंजर हैं जो मैला ढोने का काम करते हैं, एक मैला ढोने का काम करते हैं, जानवरों की खाल निकालने का काम करते हैं, इस तरह के जो लोग हैं, अगर उनकी आय बढ़ भी गई तो क्या वो व्यापार कर सकते हैं? अगर मान लो कि एक खास जाति के लोग, अगर जैसे मान लो कि अपने जाति के नाम से अगर कोई लिख दे कि चमार ढाबा, पासवान ढाबा, इस तरह का अगर कोई वर्ड यूज़ करके, मैं इस मतलब कि इसका ख़राब सेंस में नहीं यूज़ कर रहा, अगर इस तरह यूज़ करके कोई अगर मतलब कि ढाबा खोलता है तो उसका ढाबा क्या चलेगा दोस्तों? नहीं चलेगा, व्यापार नहीं कर पाते हैं लोग। तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत की जो गरीबी है वो हर तरीके की गरीबी है, सामाजिक गरीबी है, मानवीय गरीबी है, इनकम गरीबी है। तो वो भारत का जो गरीबी है उसको अगर दूर करना है तो इन गरीबी के सारे पैमानों को दूर करना पड़ेगा। सिर्फ इनकम के आधार पर पैसा बढ़ा देने से अकेले से गरीबी दूर नहीं हो जाती। इन्हीं सब की वजह से SC ST OBC जो लोग हैं इनको आरक्षण दिया गया है। इनको आरक्षण इसी वजह से दिया गया है कि भाई पैसा अकेले आ जाने से कोई गरीब, जो सामाजिक रूप से भेदभाव है, सामाजिक नियोक्ताएँ हैं, वो पैसे आ जाने से सिर्फ दूर नहीं हो जाती। तो भारत में अगर गरीबी दूर करना है तो भारत के ये जो सारे गरीबी के कॉन्सेप्ट हैं सबको दूर करना पड़ेगा। आगे देखते हैं किस तरीके की गरीबी की बात है। रिलेटिव पॉवर्टी को देखते हैं। देखिए, रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है, इसका अर्थ है कि औसत आय जो आधारभूत जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब है किसी के सापेक्ष गरीबी। मान लो कि जो बिहार है वो MP के वो महाराष्ट्र की तुलना में गरीब है, भारत जो है डेनमार्क की तुलना में गरीब है। तो इस तरीके की गरीबी जो कंपेयर करती है कि मतलब कि आदमी की जो आधारभूत ज़रूरतें वो तो पूरी है, लेकिन बहुत सारी लग्जरी वाली जो लाइफ होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इस जब तुलना की जाए औसत आय को, जैसे मान लो कि अंबानी है, अंबानी से और छोटे लोग हैं तो वो अंबानी की तुलना में गरीब हैं। स्टूडेंट लोग हैं वो जो 50,000 कमाते हैं उसकी तुलना में गरीब है। जो 20,000 कमाता है वो 50,000 की तुलना में गरीब है। जो 50,000 कमाता है वो लाख रुपए वाले कमाने की तुलना में गरीब है। जो लाख कमाता है वो 5 लाख की तुलना में गरीब है। तो इस हिसाब से जब गरीबी का आकलन किया जाए तो उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी के अंतर्गत लाते हैं। इसमें जैसे मतलब कि होता क्या है कि मूलभूत आवश्यकताएं तो मान लो कि पूरी हैं, लेकिन सिर्फ उसी चीज़ को पूरा जीवन नहीं बिता देना है ना, कुछ और भी लग्जरी वाली चीज़ें होती हैं तो उसको जो आदमी देखता है अपने सामने उसको पूरा नहीं कर पाता, तो वो एक गरीब की फीलिंग में हमेशा रहता है। तो इस चीज़ को कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है दोस्तों कि एक जो बुनियादी आवश्यकता है उसी से ही दूर है आदमी, गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, जैसे मान लो कि $1.9 वाले को हमने एक गरीबी रेखा बनाई और बोला कि $1.9 से जो ऊपर है वो गरीब नहीं है, जो $1.9 से नीचे है वो गरीब है। तो अब ये इसके नीचे अगर कोई अगर होता है, बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनसे दूर है, तो उसको बोलते हैं कि ये गरीब है। एब्सोल्यूट गरीब मतलब कि बेसिक चीज़ ही नहीं पूरी हो पा रही, ना स्वास्थ्य का स्तर है, ना मतलब कि खाने की ज़रूरत पूरी हो पा रही, ना रहने की ज़रूरत पूरी हो पा रही। जो सबसे यहाँ पे कंपेयर की बात नहीं है, कंपेयर तो आदमी तब करे जब तक कम से कम खाना पीना तो हो। कंपेयर की बात तो यहाँ आएगी रिलेटिव पॉवर्टी में। एब्सोल्यूट का मतलब है कि जो बेसिक नीड ही नहीं पूरी हो पा रही है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो लेकिन इसमें क्या है, सरकारें क्या करती है, जैसे मान लो कि एक पॉवर्टी लाइन बना दी तो $1.9 वाला डॉलर वाला तो गरीब हो गया, मतलब गरीबी से ऊपर हो गया, या $1.8 वाला गरीबी से नीचे है, $2 वाला गरीबी से ऊपर हो गया, $3 वाला गरीबी से ऊपर हो गया। तो क्या इनमें और जो $1.9 वाला है इसमें ज़्यादा अंतर है? नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो सरकार इससे मतलब कि काउंट करती है। हर 2 साल में तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, लेकिन गरीबी की रेखा है जो चेंज करना होता है सरकार उसको नहीं चेंज करती। इस पर बहुत सारी कमेटी बनाई, अलग कमेटी, तेंदुलकर समिति, हाशिम समिति, इस तरह की बहुत सारी समितियाँ बनाई गई, लकड़वाला समिति। तो इस तरह की समिति बनाई गई गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए। गरीबी रेखा जो निर्धारित करना मतलब कि एक नेशनल लेवल पे आपने निर्धारित कर दिया, वही जो महाराष्ट्र का आदमी है उसके लिए अलग तरीके की गरीबी है, बिहार का आदमी है उसके लिए अलग गरीबी है, उसका गरीबी का स्तर अलग है। तो एक नेशनल लेवल की जो आपने गरीबी बनाई उससे अच्छा कि एक प्रादेशिक लेवल की गरीबी रेखा बनाते आप।
तो और फिर मुद्रास्फीति की वजह से $2 वाला जो व्यक्ति है, आपने $2 की गरीबी रेखा से बना दी, लेकिन मुद्रास्फीति के चलते इनका सब चीज़ का दाम बढ़ गया और आपने वो $4 में आ गया। आपने कहा कि भाई वो मतलब कि $4 की आ गया इसलिए वो गरीब नहीं है, जबकि $4 में वो उतनी भी चीज़ नहीं खरीद सकता जो $2 में खरीद सकता था। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए गरीबी मापन में। जो रेखा है, आधार जो गरीबी की लाइन है, ये किसी चीज़ को बता नहीं पाती है, बस केवल डॉलर की मतलब एक तुलना कर देती है, लेकिन ये एब्सोल्यूट तरीके से जो गरीबी का मापन होना चाहिए उसको कायदे से नहीं बता पाती। इसलिए रिलेटिव पॉवर्टी को ही रियल पॉवर्टी मानना चाहिए और इसी के आधार पर जो भी आप मतलब सरकार डिसाइड करें, इसको ध्यान में रख के डिसाइड करें, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ध्यान में रख के डिसाइड ना करें। और देखिए एक्सट्रीम पॉवर्टी, देखते हैं आगे एक्सट्रीम पॉवर्टी को, अत्यधिक गरीबी को। कुछ लोग एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी है और एक्सट्रीम पॉवर्टी दोनों को एक ही मानते हैं। इसमें क्या है, गरीबी रेखा का वह स्तर जिसके नीचे जीवन मापन लगभग असंभव होता है। तो एक ही बात है कि इसके नीचे अगर कोई है तो बहुत ही मतलब कि इतनी ज़्यादा गरीब है कि उसके नीचे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसी को लेके जो सुरजीत भल्ला हैं उन्होंने बताया था कि भारत में गरीबी रेखा जो है, गरीबी जो है, एक्सट्रीम पॉवर्टी जो 0.8% के नीचे आ गई। तो आपको लगता है क्या दोस्तों इतना सब पढ़ के कि इसके नीचे आ गई है एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, केवल 0.8% बची है? नहीं, वो सही मतलब कि आंकड़ा नहीं है, केवल मतलब कि आंकड़ेबाजी का ही खेल है, डिबेट होगी उस पर, सिर्फ वही चीज़ें हैं। तो इस समय जो वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन की, जो पॉवर्टी लाइन की जो एक मतलब की परिभाषा दी है इकोनॉमी के आधार पर, उसने क्या बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो $2.15 इन अ डे, एक दिन में $2.5 से कम कमाता है तो वो एब्सोल्यूट रूप से गरीब कहा जाएगा। ये किसने बताया? वर्ल्ड बैंक ने बताया। तो हमने गरीबी के प्रकार जो थे वो हमने देख लिए। अब गरीबी असमानता इतनी बढ़ रही है तो कुछ हम गरीबी असमानता को, जो हमारे पीटी में फैक्ट पूछा जाता है, मापने के कुछ तरीके हैं जो हमारे आय असमानता को नापते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि आप गरीबी की असमानता को कम मत करिए, आप आय की असमानता को कम करिए। गरीबी से जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उसकी असमानता को कम करिए। गरीबी को कम करना एक अलग रणनीति है, लेकिन गरीबी से जो उत्पन्न परिणाम है उसको कम कीजिए, आर्थिक असमानता को कम करिए, आय असमानता को कम कीजिए। तो इनकम जो असमानता होती है उसको मापने के कुछ तरीके हैं, और जो इनकम असमानता को जो कम करने का एक तरीका मतलब कि मापने का तरीका है उसको बोलते हैं लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व में हम आर्थिक असमानता को दिखाते हैं। जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ में हमने एक तरफ दिखाया नेशनल इनकम को, दूसरी तरफ दिखाया हमने हाउस होल्ड को। इसमें यह बताया गया कि जैसे जैसे परिवार की इनकम बढ़ती है, हाउस होल्ड का मतलब कि खर्चा जो होता है वो बढ़ता है। कितने परिवारों के पास कितनी परसेंट आए, जैसे जैसे हमारे 10% परिवारों के पास 10% आए, 20% परिवारों के पास 20% आए, 30% परिवारों के पास 30% आए। ये आदर्श रेखा है। अगर इस हिसाब से जितने परिवार हैं उसके हिसाब से अगर उनकी आय है तो ये कहा जाता है ये एक आदर्श रेखा है। तो ये आदर्श रेखा इस तरीके से बनेगी, ये 45 डिग्री पे। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी, लेकिन ऐसा समाज में होता नहीं है। तो उस पर क्या बनता है, इस तरीके का कर्व बनता है। तो इसको जो एक्चुअल गरीबी असमानता की लाइन बनती है वो ये वाली बनती है, और ये जो पोर्शन है फिर ये बनता है। तो इस पोर्शन मतलब कि ये जो कर्व है, अगर ज़्यादा कर्व होता जाएगा तो ये बोलेंगे कि असमानता बढ़ती जा रही, और ये कर्व जितना इस लाइन के पास होता जाएगा तो उसको बोलेंगे, इस लाइन के 45 डिग्री के पास जितना होगा तो उसको बोलेंगे असमानता कम हो रही। तो ये बताता है लॉरेंस कर्व आय की असमानता को बताता है। ये कहता है कि ये जितने मतलब जैसे जितने परिवार हैं आर्थिक असमानता को ये प्रदर्शित करता है। लॉरेंस कर्व ये बताता है के अनुसार यह पता चलता है कि कितने प्रतिशत परिवारों के पास कितने प्रतिशत राष्ट्र की आय है। ये आय की असमानता को बताता है। इसी में एक है गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट इसको गणित के रूप में दिखा देता है कि जो ए है, जो ये पोर्शन है, और ये जो बी है ये पोर्शन है, तो ए इस पोर्शन का और इन दोनों का अगर जोड़ के जो अनुपात होता है अगर वो 1 है तो उसको बोलेंगे मतलब आदर्श इनइक्वलिटी, सबसे ज़्यादा असमानता है भारत में, और मतलब कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा असमानता होगी अगर ये अनुपात जो होगा उसका मान अगर 1 के करीब होता जाएगा तो सबसे ज़्यादा असमानता, अगर 0 के पास होता जाएगा तो सबसे ज़्यादा समानता की बात होती जाएगी। तो ध्येय जो होता है लोगों का मतलब सरकारों का कि ये जो कर्व बना है दोस्तों, देखिए ये जो कर्व बना है ये कर्व, इस कर्व को और कम करना है। ए के पास ये जो लाइन है इसके पास इस कर्व को ले आना, इससे असमानता कम होगी, और ये कर्व जितना दूर जाता जाएगा उतनी असमानता मतलब आय की असमानता बढ़ती जाएगी। तो ये असमानता, आय की असमानता को, आय के गैप को मापने के तरीके हैं। तो हमने इस वीडियो में जो गरीबी का प्रकार है वो देख लिया, गरीबी का दुष्चक्र वो देख लिया, गरीबी के जो ये तो हमने किताबों में जो दिया रहता है वो चीज़ें देखी हैं। अब जो करंट में जो डिबेट्स हैं गरीबी को लेके वो चीज़ें हम अपने आने वाले जो वीडियो हैं उनमें देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।